गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे देवनागरी लिपि, एक ऐसी लिपि जिससे हम सभी परिचित हैं, हम सभी भारतीय इससे परिचित हैं। और एक ऐसी लिपि जो अगर हम आधुनिक दौर अभी की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रचलित या सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली, और ख़ास करके कहा जो उत्तरी भारत का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली लिपि है। तो काफ़ी प्रचलित लिपि है और हम सब आप बचपन से ही इसका प्रयोग कर रहे हैं। जब आप स्कूल कॉलेजेस या फिर उसके बाद भी आप जब पढ़ रहे होंगे तो आपके अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो भी, और अगर आप हिंदी मीडियम है तब तो आपका है ही देवनागरी लिपि का प्रयोग बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम भी पढ़ रहे हैं, अब उसमें एक सब्जेक्ट आपका हिंदी रहता है, तो हम हिंदी भाषा को जब लिख रहे होते हैं तो उसको किस लिपि में लिखते हैं, तो हम लिखते हैं आपकी देवनागरी लिपि में। तो देवनागरी लिपि का प्रयोग हमने बचपन से किया है। और अगर अपने बिहार झारखंड बोर्ड की बात की जाए तो यहाँ पर अगर बिहार झारखंड हिंदी मीडियम जो बोर्ड है तो वहाँ पे आप कई सारे जो भी आप पढ़ रहे हैं उन सबको लिख रहे हैं, कई सारी भाषाएं जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको आप लिख रहे हैं देवनागरी लिपि में। तो काफ़ी प्रचलित लिपि है, लेकिन हमें नहीं पता है कि आखिर देवनागरी लिपि का उद्भव, इसका ओरिजिन हो कैसे रहा है और क्या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है। और हमें ये तक भी नहीं पता है कि देवनागरी लिपि जो है कि क्या ये लिपि बहुत आधुनिक लिपि है या फिर ये बहुत ही प्राचीन लिपि है। तो चलिए इसके बारे में पूरा हम लोग समझते हैं कि आखिर इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, क्या इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स है और क्या क्या इसमें चीज़ें दी गई हैं। तो ये हम लोग समझेंगे। और मूलतः हम बात कर रहे थे भारतीय भाषाएं एवं लिपियों की, यानी कि इंडियन लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट्स हमने स्टार्ट किया था, जिसमें से हमने भाषा को कवर अप किया। फिर हमने पिछले क्लास में लिपि को स्टार्ट किया और लिपि में मैंने आपको वहाँ पर कुछ लिपियाँ बताई, जिसमें से मैंने एक लिपि आपको पढ़ाया था ब्राह्मी लिपि। और मैंने बोला था कि आप ब्राह्मी लिपि को ध्यान में रखेंगे क्योंकि आगे चलकर हम इसको रिलेट करने वाले हैं, और कहाँ रिलेट करेंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं आज ब्राह्मी लिपि। ठीक है, तो हमको ये पहले जानना होगा कि ये कहाँ से आ रहा है, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा ब्राह्मी लिपि को। सबसे पहले हम समझेंगे ब्राह्मी लिपि के बारे में, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक आप यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्राह्मी लिपि जो है इसको भारतीय लिपियों की अधिकांश, अब अगर भारत की लिपि की बात करें तो अधिकांश लिपियों की जननी मानी जाती है, जननी कही जाती है। कौन? ब्राह्मी लिपि। यानी कि अगर हम जननी कह रहे हैं इट मीन्स कि भारत की कई ऐसी लिपियां हैं जिसका उद्भव, जिसका विकास ही हो रहा है कहाँ से, तो ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, तो भारतीय लिपियों की ये जननी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, मैंने बताया भी था आपको। अब हम बात करें जब ब्राह्मी लिपि की, तो आप कह सकते हैं इसको कि ब्राह्मी लिपि जो है वो सबसे प्राचीनतम लिपि है। अगर ऐसे बात की जाए तो सबसे प्राचीन लिपि सिंधु लिपि है, लेकिन हमने सिंधु लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं है। लेकिन ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीन लिपि है जिसको हमने पढ़ा है, जो पढ़ा जा चुका है। तो आप देखिए ये कितनी पुरानी लिपि है, क्योंकि इसी से तो कई सारी लिपियां निकल रही है। तो याद रखेंगे सबसे प्राचीन लिपि जिसको हम पढ़ पाए हैं। लेकिन हुआ क्या कि समय के साथ साथ हम ब्राह्मी लिपि को पढ़ना भूल गए। क्योंकि हो सकता, देखिए पढ़ना भूलने का कारण क्या है, जब आप किसी चीज़ से यूज्ड टू है तब तो वो आपके ध्यान में रहता है, लेकिन जैसे ही आप उससे दूर होते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी मूल चीज़ें हम क्या होते हैं, भूलने लगते हैं। तो यहाँ पर ठीक उसी तरह हुआ क्या कि ब्राह्मी लिपि इतनी प्राचीन लिपि है कि फिर वो धीरे धीरे क्या हो गया, हम इस लिपि को पढ़ना ही भूल गए, हम समझ नहीं पा रहे थे कि ये लिपि क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा इस लिपि को पढ़ा गया। ठीक है, इन्होंने इस लिपि को पढ़ा और फिर कहीं ना कहीं इनके पढ़ने के बाद, मतलब तब हमें पता चल रहा है, ऐसा तो नहीं है कि इसी समय ये लिपि आया होगा। लिपि तो काफ़ी प्राचीन है, कई लोगों के हाथ लगा होगा, लेकिन हम लिपि को पढ़ नहीं पाए थे, हम इसे पढ़ना भूल गए थे। तो यहाँ पर जब इन्होंने पढ़ा तब हमें अंग्रेज़ों द्वारा अपना इतिहास पता चल रहा है कि इतना समृद्ध इतिहास, इतना समृद्ध साहित्य हमारे पास है। तो इन्होंने यहाँ पर जब ये पढ़ा गया तब हम समझ पा रहे हैं अपने प्राचीन इतिहास को। तब हमें समझ में आ रहा है कि हमारे यहाँ अशोक द ग्रेट जैसे महान राजा यहाँ है। आप मौर्य साम्राज्य जैसा एक ग्रेट साम्राज्य हम पढ़ रहे हैं।
तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चला जब हम यहाँ पर ब्राह्मी लिपि को समझ पाए, जब जेम्स प्रिंसप ने 1837 में इसको पढ़ा और इसको समझा। ठीक है, तो यहाँ से हमें सब कुछ पता चलता है। तो आप ब्राह्मी लिपि के बारे में हम बात कर रहे हैं तो इसको समझिएगा, क्योंकि ब्राह्मी लिपि बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि आप जो आज देवनागरी लिपि का प्रयोग कर रहे हैं उसका इतिहास ही आपका जुड़ा हुआ है ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि के बारे में समझते हैं। पहला तो आप वो ध्यान रखिएगा कि भारतीय लिपियों की जननी है। दूसरा आप ये भी ध्यान रखिएगा कि सबसे प्राचीन लिपि जिसको पढ़ा जा चुका है। ठीक है, अब समझिएगा, हम बात कर रहे थे ब्राह्मी लिपि की, मैंने आपको बताया था, एक बार मैं आपको यहाँ रिकॉल कर दे रही हूँ ताकि आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाए। ब्राह्मी लिपि की बात कर रहे थे तो मैंने बताया कि ब्राह्मी लिपि जो है, जब किसी भी चीज़ की होता क्या, किसी भी चीज़ की जब शुरुआत होती है तो वो शुरुआती दौर में अपने मूल रूप में रहता है, लेकिन आगे चलकर कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं। तो ठीक वही हुआ ब्राह्मी लिपि के साथ। यहाँ पर क्या होता है, लगभग मैंने आपको डेट भी बताया था कि 5वीं सदी से 350 ईसा पूर्व, 350 ईसा पूर्व तक, ये जो डेट आप देख रहे हैं, लगभग इस टाइम पीरियड तक ब्राह्मी लिपि जो था वो अपने मूल रूप में जिस तरह था ओरिजिनल फॉर्म में, वो उसी तरह वो बना रहा। लेकिन आगे क्या होता है कि धीरे धीरे इसमें भी कुछ बदलाव आते हैं और ब्राह्मी लिपि जो है उसका विभाजन हो जाता है और ये 2 भाग में विभक्त हो जाती है। तो ब्राह्मी लिपि यहाँ पर बढ़ जाता है 2 भाग में। कौन कौन सा, तो एक उत्तरी धारा या आप कह लीजिए उत्तरी ब्राह्मी, ठीक है, और एक हो गया आपका दक्षिणी धारा या दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। ठीक है, अब समझिएगा ये क्या हो गया, अब 2 पार्ट में बट गया। मैंने बताया था उत्तरी धारा में जो है, जो उत्तर भारत के क्षेत्र में जो लिपियाँ आती है वो सारी इसी में आ गई, और जो दक्षिण भारत के क्षेत्र में है वो आपकी दक्षिणी धारा में आ गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हम दक्षिणी धारा की नहीं बात करेंगे क्योंकि हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया है। यहाँ पर हमें जानना है देवनागरी के बारे में, तो हम इसके बारे में समझते हैं। तो उत्तरी धारा आप देख रहे हैं, तो उत्तरी धारा को समझते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब उत्तरी धारा में ये बढ़ता है तो इसी उत्तरी धारा में मैंने आपको बताया था कि उत्तरी धारा में कौन कौन सी जो प्रमुख लिपियां हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था पिछले क्लास में। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलती हूँ और बताती हूँ कि इसी में, यानी कि उत्तरी धारा में ही गुप्त लिपि का विकास हुआ। यानी कि आप कह सकते हैं कि गुप्त लिपि जो है वो किसका भाग है, तो वो उत्तरी धारा का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, उत्तरी धारा में किस लिपि का विकास हो रहा है, गुप्त लिपि का। ठीक है, यानी जो गुप्त काल में जिसका विकास हुआ, यहाँ तक ठीक है। अब समझिएगा इसी गुप्त लिपि का हर बार क्या हो रहा है, मैंने क्या बताया, जैसे यहाँ पर भी एक बदलाव दिख रहा है कि ये 2 पार्ट में बट गया। ठीक उसी तरह जो गुप्त लिपि भी थी वो जब अपने मूल रूप में थी तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही जब गुप्त लिपि साधारण प्रयोग में आने लगी, और वो भी कैसे, टेढ़े मेढ़े अक्षरों के साथ। ठीक है, अब गुप्त लिपि क्या हुआ कि कुछ समय बाद ये साधारण प्रयोग में भी आने लगी, और ये किस तरह, टेढ़े मेढ़े अक्षरों के साथ ये प्रयोग में आने लगी। तो इसी को फिर इसी गुप्त लिपि को फिर इसी गुप्त लिपि को क्या कहा गया, कुटिल लिपि। इसी गुप्त लिपि को कहा गया कुटिल लिपि। अब देखिए यही है, आपको मैंने नाम भी बताया था कि उत्तरी धारा में कौन कौन सा है, गुप्त लिपि है, कुटिल लिपि। तो देखिए आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, उत्तरी धारा से निकला, मतलब उत्तरी धारा में ही क्या हुआ, गुप्त लिपि का विकास हुआ। और ये कहाँ पे है, ब्राह्मी लिपि का ही पाठ चल रहा है ना, तो गुप्त लिपि का विकास हुआ। और गुप्त लिपि जब टेढ़े मेढ़े अक्षरों में जब इसका प्रयोग होना शुरू हो गया तो यही गुप्त लिपि आगे चलकर क्या कहलाने लगा, ये कुटिल लिपि। क्लियर है यहाँ तक, कुटिल लिपि। अब इसको मैं थोड़ा यहाँ डिवाइड कर दे रही हूँ ताकि आपको दिखेगा। आप जब चार्ट बनाएंगे तो फिर नीचे आप एरो दे के बना लीजिएगा। ठीक है, तो कुटिल लिपि की हम बात करें तो यही कुटिल लिपि, मैंने क्या बोला, चलिए इसको यहाँ रब कर देती हूँ ताकि आप थोड़ा अच्छे से और समझ पाए। चलिए हम लोग बात करें कुटिल लिपि की। कुटिल लिपि, ठीक है, फिर से
ब्राह्मी लिपि दो पार्ट में बटा, उत्तरी धारा, दक्षिणी धारा। उत्तरी धारा में ही गुप्त लिपि का विकास होता है और वही गुप्त लिपि जब आगे चलकर साधारण प्रयोग में आने लगा और टेढ़े मेढ़े अक्षरों के साथ प्रयोग होने लगा तो उसी लिपि को हमने क्या कहा, कुटिल लिपि। ठीक है, अब यहाँ पर फिर दो विभाजन होता है, कहाँ पर, कुटिल लिपि में। तो आप कह सकते हैं इस तरह से कि यहाँ कुटिल लिपि में दो परंपराएं चल जाती हैं, दो परंपराएं चल जाती है या दो पार्ट में ये विभक्त हो जाता है। ठीक है, अब समझिएगा कौन कौन सा। एक पार्ट जो है जिसको शारदा लिपि कहा गया। अब अगर आपने ब्राह्मी लिपि वाला क्लास किया है और अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने शारदा लिपि का भी जिक्र किया है वहाँ पर। ठीक है, शारदा लिपि। तो यहाँ पर कुटिल लिपि दो पार्ट में विभक्त होता है जिसमें से कश्मीरी पंडितों ने इसे शारदा लिपि कहा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आप ध्यान में रहेगा। कश्मीरी विद्वानों ने इसे शारदा लिपि दिया, नाम दिया। ठीक है, इसी का जो आपका दूसरा पार्ट, एक पार्ट आपका हो गया शारदा लिपि और दूसरा पार्ट जो आपका गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र इत्यादि जो ये क्षेत्र थे यानी कि आपके गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पर इस लिपि को यानी कि कुटिल लिपि को यहाँ पर इसे ही कहा गया प्राचीन नागरी लिपि। आप देख रहे हैं कितनी सारी लिपियाँ निकल रही। आपको फिर से मैं याद करा दूं, मैंने वहाँ पे आपको लिखवाया था, बताया था कि ब्राह्मी लिपि में उत्तरी धारा में कौन कौन सी लिपियाँ थी। तो आपने पढ़ा भी, गुप्त लिपि, कुटिल, शारदा, फिर आपका प्राचीन नागरी। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक आपको क्लियर है कि गुप्त लिपि बटा दो पार्ट में, उत्तरी धारा, दक्षिणी धारा। उत्तरी धारा में गुप्त लिपि का विकास होता है। गुप्त लिपि फिर वहाँ डिवीज़न होता है और वही गुप्त लिपि जो है आगे चलकर जब टेढ़ा मेढ़ा अक्षर बन गया उसमें तो वही बन गया कुटिल लिपि। और कुटिल लिपि से देख रहे हैं जो कश्मीरी विद्वान थे उन्होंने इधर इस वाले क्षेत्र में इसको बोला शारदा लिपि और इस वाले क्षेत्र जो गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र का क्षेत्र था वहाँ पर इसे नाम दिया गया प्राचीन नागरी लिपि। यहाँ तक क्लियर होगा आपको। ठीक है, अब समझिएगा, ये जो आप नाम देख रहे हैं प्राचीन नागरी लिपि, इसी लिपि से कई आधुनिक भाषाओं का यहाँ पर उद्भव हो रहा है। कौन कौन सी भाषाएं? तो हिंदी, गुजराती, फिर आपका बंगाली, मराठी, etc। ठीक है, तो किससे? इसी प्राचीन नागरी लिपि से कई आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ, गुजराती, मराठी, बंगाली, इन सारी इत्यादि भाषाओं का। ठीक है, तो अब ये जो भाषाएं हैं इस भाषाओं में एक भाषा आप देख रहे हैं हिंदी। तो हिंदी के प्रयोग के लिए जो एक लिपि का विकास होता है उसी लिपि को हम कहते हैं, हमने कहा देवनागरी लिपि। क्लियर है? देख रहे हैं, पहला तो ब्राह्मी लिपि से कितनी सारी लिपियाँ निकल गई और फिर वहीं से आकर आप देख रहे हैं कौन सा लिपि आ गया, देवनागरी लिपि। तो आपको बता दूं देवनागरी लिपि जो है वो कोई प्राचीनतम लिपि में नहीं आती है। देवनागरी लिपि आधुनिक लिपि में आती है। बहुत ज़्यादा अगर हम देख पा रहे हैं तो अगर आप देख सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा करीब लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही की ये लिपि है। मतलब गुप्त, अब देख रहे हैं मैंने बताया गुप्त लिपि, गुप्त काल के समय में इसका विकास होता है। तो गुप्त काल के कितने समय बाद यहाँ पर इस देवनागरी लिपि का उद्भव हो रहा है? तो लगभग आप 1000 वर्ष बोल सकते हैं पूर्व देवनागरी लिपि की उद्भव यहाँ पे अब देखी जा रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि देवनागरी लिपि जो है उसका उद्भव का जो बेस, उसका जो बैकग्राउंड था वो कहाँ पर छुपा था? वो था ब्राह्मी लिपि में।
और ब्राह्मी लिपि से ही कई लिपियाँ विभक्त होते गई और वही लिपियाँ विभक्त होकर वो फिर फाइनली यहाँ पर एक लिपि निकल कर आता है जिसको देवनागरी लिपि, यानी कि प्राचीन नागरी लिपि बनी और यहीं से फिर हिंदी भाषा निकला। और हिंदी भाषा से के प्रयोग के लिए हमने यहाँ पर एक और लिपि को देखा, वो है आपका देवनागरी लिपि। यहाँ तक क्लियर होगा? आई थिंक आपको इसका बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको ये याद रखना है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, आप पॉइंट में लिख सकते हैं, लेकिन सबसे इजी तरीका क्या है कि अगर आप इस तरह चार्ट बनाकर लिखेंगे या अपने कॉपी में देखेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको चीज़ें इजीली याद होगी कि यहाँ से ये विभक्त हो रहा है, फिर इससे ये पार्ट विभक्त हो रहा है, तो उससे आप इजीली यहाँ पर देवनागरी लिपि को समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी चलिए बता देती हूँ कि आपको पता है कि देवनागरी लिपि जो है उसका जो लिखावट है, लिखने का तरीका है, वो कैसे है, दाएं से बाएं है या बाएं से दाएं? तो ऑब्वियसली इसको हम कैसे लिखते हैं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं। यहाँ तक क्लियर है? चल, तो ये आपका था पूरा का पूरा देवनागरी लिपि, जिसका उद्भव अगर आप पूरा बैकग्राउंड में बताया जाए तो आप कह सकते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहीं ना कहीं ब्राह्मी लिपि से है। और फिर अगर आपको डिवाइड करने दिया जाए तो आप फिर उसको आप अलग अलग क्लासिफाई करके बता सकते हैं कि यहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, चलिए एक और लिपि हम लोग इसके साथ साथ देख लेते हैं। चूंकि हम लिपियों को समझ रहे हैं तो देवनागरी लिपि आपने समझा। अब एक और लिपि हम देखते हैं जिसका नाम है खरोष्ठी लिपि, जिसका नाम है खरोष्ठी लिपि। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। पहले तो ये जान लीजिए इसके बारे में, जो इसका लिखने का, इसके जो लिखावट का तरीका है वो है आपका दाएं से बाएं। ठीक है, दाएं से बाएं इसके लिखावट का तरीका है। और खरोष्ठी लिपि को लेकर भी विद्वानों के दो मत है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये भारतीय लिपि है और कुछ विद्वानों का कहना है कि ये जो है ये एक विदेशी लिपि है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम समझते हैं। कुछ फैक्ट्स जान लीजिए आप खरोष्ठी लिपि के बारे में। कि इसमें संयुक्त स्वर नहीं है, मतलब संयुक्त स्वर का प्रयोग इसमें नहीं होता है। किसमें? खरोष्ठी लिपि में संयुक्त स्वर आप समझ रहे होंगे, जैसे कोई भी ऐसा शब्द जो आप लिखते हैं जिसमें संयुक्त स्वर लगता है, जैसे अगर आपने लिखा मान लीजिए उत्तर, तो आप अगर आप इसके स्पेलिंग को बोले तो आप कैसे बोलेंगे कि ये अगर तो की बात करें तो आप क्या कहेंगे, तो संयुक्त हम कहते हैं, मतलब वो संयुक्त स्वर वहाँ पर लगा रहे हैं, तो संयुक्त। या इसी तरह के कई सारे ऐसे होते हैं जहाँ पर हम संयुक्त स्वर लगाते हैं। तो याद रखेंगे इसमें ये संयुक्त स्वर का उपयोग नहीं है। इसके साथ ही साथ इसमें मात्राएं नहीं हैं, इसमें मात्राएं नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखें। अब देखिए मात्रा तो आप समझते होंगे, आप लगाते, जैसे अगर आप देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं, देख लीजिए कई सारी मात्राएं, ई की मात्राएं हैं, कहीं पर हम ऊ की मात्राएं लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मात्राएं भी नहीं है खरोष्ठी लिपि में। तो ध्यान रखिए दो बात कि यहाँ पर संयुक्त स्वर का उपयोग नहीं होता है और दूसरा कि इसमें मात्राएं भी नहीं है। और कितने वर्णों वाली ये लिपि है? तो ये लिपि जो है ये 37 वर्णों वाली लिपि है। कितने? 37 वर्णों वाली ये लिपि है। मतलब इसमें कितने वर्ण हैं? तो 37। ठीक है, चलिए, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसके अलावा खरोष्ठी लिपि जो है ये, अगर हम इसकी बात की जाए कि ये कहाँ से जो प्राप्त हो रहा है, इसका जो अधिकतम भाग है, या खरोष्ठी लिपि में जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, वो कहाँ से प्राप्त हो रहा है? प्राचीन गांधार से। ठीक है,
जो खरोष्ठी लिपि में जो अभिलेख प्राप्त हो रहे हैं वो कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, तो प्राचीन गांधार से। ये आप ध्यान रखेंगे, प्राचीन गांधार मतलब हम कहाँ की बात करें, अगर अभी की बात करें तो पाकिस्तान, ठीक है, प्राचीन गांधार। और साथ ही साथ खरोष्ठी लिपि अगर आप देखें तो अब अशोक के जो अभिलेख है, अगर आपने अशोक के अभिलेख को पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा समझा ब्राह्मी लिपि को, तो ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है, लेकिन कुछ अभिलेख जो है वो खरोष्ठी लिपि में भी पाए गए हैं। तो एक ये भी कारण है जो जिसको बोला जाता है कि ये क्या है, खरोष्ठी लिपि क्या है, ये भारतीय लिपि है। तो वो कौन सा अभिलेख है, चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। वो अभिलेख है आपका मानसेहरा। आपने अभिलेख पढ़ा होगा तो ये काफ़ी नाम, ये आपने इस अभिलेख का नाम भी पढ़ा होगा। एवं शाहबाज गढ़ी अभिलेख, ठीक है, ये आपका अशोक का अभिलेख है और ये किस में है, तो ये खरोष्ठी लिपि में है, ठीक है। ज़्यादातर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है, लेकिन जो आपका मानसेहरा का और शाहबाज गढ़ी का अभिलेख है वो किस में है, आपका खरोष्ठी लिपि में, ठीक है। तो अब इतनी बातें आप खरोष्ठी लिपि में ध्यान रखेंगे। जो मेन चीज़ें थी कि संयुक्त स्वर इसमें नहीं है, मात्राएं नहीं प्रयोग होती है, 37 वर्णों वाली ये लिपि है और इसका जो अभिलेख प्राप्त हुआ है, खरोष्ठी लिपि का अभिलेख, वो कहाँ से, आपका प्राचीन गांधार से प्राप्त हुआ है। और अशोक का, मानसेहरा और शाहबाज गढ़ी का जो अभिलेख है वो किस लिपि में है, तो वो है आपका खरोष्ठी लिपि में, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको क्लियर होगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।